नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सामाजिक विज्ञान एसएसटी को लेकर बहुत सारे साथियों का कहना था कि सर इस पर फ्री लेक्चर वीडियो लाइए ताकि हमारी शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी हो सके या फिर सीजीटेट जो तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 एसएसटी वाले साथी, तो उनकी तैयारी हो सके। तो आइए आज से हम रेगुलर जो है क्लासेस लाएंगे आप सभी के लिए। नियमित रूप से आप स्टडी कीजिए, लगातार कंटिन्यूस जो है आपका वीडियो चलेगा, एक एक करके यूनिट वाइज आपका हम टॉपिक क्लियर करेंगे। आज की सेशन में फर्स्ट यूनिट पर हम बात करने जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान में भारतीय समाज पर बात करेंगे कि भारतीय समाज क्या होता है। और भारतीय समाज के अंदर आज हम इस वीडियो में परिभाषा को जानेंगे, इनकी विशेषताओं को जानेंगे, विवाह क्या होता है, कितने प्रकार के विवाह है, कौन कौन से विवाह है, कौन से समाज में होता है, स्त्री शिक्षा पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सोसाइटी जिसको कहा जाता है, भारतीय समाज जिसको कहा जाता है, पहले तो समाज को बेसिक रूप में आपको समझना होगा। देखिए, समाज जिसको हम सोसाइटी का नाम देते हैं, तो समाज में कुछ कार्य होते हैं, कुछ क्रियाएं होती है। अर्थात मान ले मैं एक व्यक्ति हूं, है ना, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं हाँ समाज में ऐसे काम करा था जो समाज के लिए अच्छा है ना भाई। अर्थात मैं अगर समाज के बीच में रह के काम कर रहा हूं या लोगों से बात कर रहा हूं, वो मेरा व्यवहार है, ठीक है। और जब ये व्यवहार समाज के लोगों के प्रति होता है, कहाँ होता है, ये जो व्यवहार है समाज के लोगों के प्रति होता है, तो यही सामाजिक व्यवहार हो जाता है। मतलब मैं तो व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन मेरा व्यवहार समाज के लोगों के लिए अच्छा है, समाज के लोगों के प्रति मैं व्यवहार कर रहा हूं, वो व्यवहार सामाजिक व्यवहार हो जाता है। अब जब सामाजिक व्यवहार से, अब जब लोगों के साथ मैं समाज में रह करके व्यवहार करता हूं और इस व्यवहार का अर्थात इस बातचीत के पीछे कोई न कोई एक उद्देश्य होता है ना। और यही उद्देश्य सामाजिक क्रिया है। अर्थात मान ले मैं हाँ कुछ भी काम, जैसे मतलब छठी बरही में न्योता है समाज के मनला, है ना, मेरा उद्देश्य है छठी करना, तो मैं क्या करता हूं भाई, समाज के लोगों को इनवाइट करता हूं, ये मेरा उद्देश्य है, मेरे समाज क्रिया है। मैं समाज में, जिस समाज में रहता हूं वहां के तौर तरीकों को अपनाता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, सामाजिक क्रिया करता हूं। समझ रहे हो ना। और जब यही सामाजिक क्रिया रिपीटेड होती है, अर्थात बार बार जो है यही सामाजिक क्रिया बार बार होता है, तो वही अंतःक्रिया कहलाता है, ठीक है। और जब ये अंतःक्रिया लंबे समय तक चलती है तो वह सामाजिक संबंध है। और इसी सामाजिक संबंधों को ही, अर्थात सामाजिक संबंध के जाल को ही क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है समाज क्या होता है। एक मोटे तौर पर इनकी जो डेफिनेशन है, आगे मैं बात करूंगा समाज के अर्थ की। देखो भाई, समाज के अर्थ की बात करेंगे। अभी हमने तो अपने तरीके से हमने जाना कि समाज क्या होता है, ठीक है। अब हम अपने ही तरीके से समाज के अर्थ को पहले समझते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति से समाज तो नहीं बने ना, का एक व्यक्ति रही वो मेरा समाज के निर्माण हो जाए का, नहीं हो। क्यों? समाज लोगों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का एक समूह है जो किसी भौगोलिक समूह में निवास करता है। मतलब जब एक निश्चित जगह में व्यक्ति मन रहते, रहन बसन करते, तब बनते समाज, ठीक है। अर्थात एक निश्चित भौगोलिक समूह में, भौगोलिक क्षेत्र में जब वो निवास करता है तो वही समाज बनाता है, और जिसकी एक निश्चित संस्कृति भी होती है। भाई अब जिस समाज में मैं रह रहा हूं, मान लीजिए मैं देवांगन समाज में हूं, अब मेरे समाज के तौर तरीके अलग होंगे, संस्कृति अलग होंगी, रहन सहन अलग होंगी, मेरी कुल देवता अलग होंगी, कुल देवी अलग होंगे, है ना। तो बहुत से चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन समाज में एकता की भावना होती है। अर्थात आप मन देखे हुई है, समाज में यदि कोई भी गलत कार्य करते, उठक बैठक होते, समाज के माध्यम से ओला डांट जुर्माना होते, काबर एकता है तब तो होते ना भाई वो चीज है। और एकता नहीं रहे
तो का करना है, तो कहूँ को भाग जा उड़ हट जा कुछ भी कर, है ना। एकता नहीं रहे तो उसने होते, लेकिन जब एकता रखे ना तो एक नियम रखे जिला सब ला फॉलो करना पड़ते, समझ रहे हो ना। तो यही सामाजिक एकता की जो भावना है समाज में होता है। और कुछ समाज के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हिंदू समाज, ब्रह्म समाज आदि, ये समाज की क्या है भाई, विशेषता है। ठीक है, देखिए अभी हमने सामान्य अर्थ को जाना, अब हम जानते हैं समाज शास्त्रीय अर्थ क्या होता है समाज की। तो देखिए समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाली सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, देखो भाई, व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाला सामाजिक संबंध, चाहे वो व्यावसायिक रूप से हो, चाहे वह समाज के नियमों के संबंध में हो, चाहे वह शैक्षणिक रूप से ही क्यों ना हो, मतलब समाज के लोगों के बीच एक सह संबंध होता है और इसी सह संबंधों के आधार पर एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है और उसी निर्मित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया है साथियों, समाज का नाम दिया गया है। ये अर्थ, ये देखिए क्या है, ये समाज शास्त्री इसका अर्थ है। ठीक है, अब कुछ सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक भी है जिन्होंने समाज की अलग अलग तरीके से परिभाषा भी दी है, मैं उन पर भी बात करूंगा। देखो सबसे पहले कहा है मैकाइवर एवं पेजनी। अब मैकाइवर एवं पेजनी क्या कहा है समाज को लेकर, तो सामाजिक संबंधों के जाल को समाज का, देखिए इसने क्या कहा, सामाजिक संबंधों के जाल मतलब ताना बाना, जाल मतलब का कहे भाई, ताना बाना मतलब संबंध, काका ए भतीजा ए, वो मोहल्ला में काका कहा थे, भैया कहा थे, बुआ कहा थे, दीदी कहा थे, पूरा समाज के लोगों के बीच में एक संबंध बना हुआ है। तो ये किसका कहना भाई, सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने इस कथन की बात कही है। ठीक है, आगे बात करूं, देखो गिडिंग ने भी कहा है। अब गिडिंग ने इसको लेकर क्या बातें कही है, तो समाज स्वयं एक संगठन है या संघ है। देखो क्या कहा है गिडिंग ने, अब गिडिंग्स ने कहा समाज मतलब एक व्यक्ति से नहीं बनता बल्कि समाज बहुत सारे अर्थात वो संगठन से बनता है। इसलिए गिडिंग ने समाज को स्वयं एक संगठन का ही नाम दे दिया या संघ का नाम दे दिया। भाई कोई भी संगठन बनाता ना हमन, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ है, का एक जन से बने का वो संघ, 56-57 हजार के पूरा ओकर ग्रुप में हमन जुड़े हुए हैं, है ना भाई। तो ठीक उसी तरह से समाज एक संगठन से बनता है, ये कहना है गिडिंग का। उसके बाद देखिए ड्यूटर ने क्या कहा है समाज को लेकर, समाज की परिभाषा को लेकर, तो समाज एक अमूर्त अवधारणा है। देखो भाई अमूर्त मतलब जो हमको दिखाई नहीं देता, समाज एक ऐसी अवधारणा है जो कि अदृश्य है, अमूर्त है, हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये ड्यूटर ने कही है। तो क्लियर है भाई समाज की परिभाषा, समाज के कुछ परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के, इसके सामान्य परिभाषा भी देखे। अब हम बात करें समाज की विशेषता, समाज की क्या विशेषता होती है। देखिए समाज की अनेकों विशेषता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, है ना। देखो पारस्परिक जागरूकता, भाई समाज में जागरूकता होती है, मतलब एक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, अरे महूला बताबे कहाँ रोजगार गारंटी में गड्ढा चला थे, महूला बताबे तो कहाँ मेरा फॉर्म भरा थे, या फिर कुछ भी जैसे आजकल आप मन देखे हुई है महतारी बंधन योजना के जब फॉर्म भराइस ना, अरे फॉर्म भरा थे तय भर दारे बहनी, हाँ भर दारे तहु भर दे, ऐसे समाज के लोगों के बीच है तो उनको क्या हो रहा है भाई वो चीज पता चल रहा है ना। तो ये होता है पारस्परिक जागरूक है। समाज अमूर्त है, भाई अभी हमने सिद्धांत को समझा, समाज क्या है, अमूर्त है, अदृश्य है। समाज में समानता पाया जाता है, भाई ओकर घर के तब मोर घर में आबे झन, तब मोर घर में उड़ के बैठ बे झन, ऐसा नहीं है, सब लोग समान। भाई एक समाज जैसे देवांगन समाज क्यों मैं कि आप मन यादव कि साहू जो भी है ना भाई, तो समान है, समानता है सब में। ठीक है, भिन्नता भी पाए जाते। अब भिन्नता कहाँ पाए जाते भाई,
रहन सहन में जैसे वह मान ले थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली है, ओकर रहन सहन अलग रहते। हाई क्लास फैमिली समाज वही देवांगने की यादव, लेकिन जैसे जैसे ओमन की स्थिति है, जैसे जैसे ओमन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, ओकरे हिसाब से फिर ओमन के रहन सहन में भिन्नता पाए जाते हैं ना। सहयोग एवं संघर्ष की भी भावना समाज में देखने को मिलता है। ये अक्सर गांव में देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। शहर में तो बगल के घर ला मतलब नहीं है जी, लेकिन गांव में क्या होते, कुछ भी लागते तो अड़ोसी पड़ोसी मन आ जाते है ना मदद करे पर। काबर समाज में सहयोग और संघर्ष की क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज के लिए, है ना। तो ये निर्भरता की भी जो क्वालिटी है समाज में पाया जाता है। और समाज परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है भाई समाज? देखो, आज से 25 साल या 30 साल पहले समाज में शिक्षित नहीं रही से, ज्यादा कम पढ़े लिखे रही से, लेकिन आज समाज में बदलाव होते। आज समाज में शिक्षित व्यक्ति देखे बर मिलते। और आप मन ला बता दो मैं, हाँ, आज की स्थिति ऐसी हो गई है, बहुत सारे समाज में बहुत सारे नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है, न्यूज़पेपर में आप भी देखते हैं, पाते हैं, मृत्यु भोज बंद, है ना भाई, बहुत सारी जगह में देखने को मिल रहा है। कैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो समाज परिवर्तनशील है। आत्मनिर्भरता के भी गुण जो है समाज में पाए जाते हैं। इसके अलावा भूभाग व स्थान, एक निश्चित भूभाग में रहते हैं कोई भी समाज। जैसे आप मन जिससे जांजगीर के हो तो जांजगीर भूभाग, जांजगीर एरिया में आप पड़ रही था, कोई दूसरा है वो अलग जगह रहत हुई, है ना भाई, एक निश्चित भूभाग रहता है। तो इस तरह से ये समाज की विशेषताएं हो गई। क्लियर है भाई? अब भारतीय समाज की विशेषताओं की मैं बात करूं तो लगभग वही चीजें देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत अंतर रहते हैं भारतीय समाज में, थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे प्राचीनता, पुरानी पुरानी रीति रिवाज समाज में रहते। भारतीय समाज में बहुत जुन्ना जुन्ना नियम चलत आते, है ना। सहिष्णुता के गुण भी समाज में पाए जाते। समन्वय के भावना रहते। अध्यात्मवाद रहते भारतीय समाज में। अध्यात्मवाद मतलब मोर दादा के दादा हम मान ले भगवान श्री रामचंद्र जी ला मानत रही से, तो महू है भगवान श्री रामचंद्र जी ला मानिया, है ना। काबर अध्यात्मवाद है, ठीक है। धर्म प्रधान, हमारे समाज में धर्म प्रधान है। वही चीजें जैसे मोर दादा के दादा मन हिंदू है तो मैं भी हिंदू हूं, है ना। ये हिंदू समाज है। कि कहूं के दादा मन मुस्लिम है, मुसलमान है तो मुसलमान रहे, है ना। इस तरह से समाज में का है भाई, ये विशेषता है भारतीय समाज की। अनुकूलनशीलता, वर्णाश्रम, देखो अलग अलग वर्ण भारतीय समाज में हमको देखने को मिलता है ना। अलग अलग वर्णों के समाज में देखने को मिलते हैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी माना जाता है। कर्म मतलब जैसना करवे वैसने फल ला पावे, ये भारतीय समाज में ही देखे पर मिलते ना संगवारी हो। हमारे देश से बाहर में जहां तो इसने नहीं मिले। गीता सार में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे गए है ना भाई, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये कर्म प्रधान है हमारे जो भारतीय समाज की विशेषता है। और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म ला मानथन कि पुनर्जन्म मतलब सांप रहे कि घोड़ा रहे कि बदक रहे, है ना। तो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। इसमें देखो सर्वांगीणता, सर्वांगीणता की भी भावना होती है। पुरुषार्थ की भावना होती है। ऋण और यज्ञ, भारतीय समाज की जब बात हो रही है तो यज्ञ हवन आदि आदि होता है ना। संस्कार होते हैं भारतीय समाज में। भाई हिंदू संस्कार अपनी अलग है ना। इसके अलावा जाति व्यवस्था रहती है। भारतीय समाज में से एक समाज है वो मेरा कई प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, है ना। और इसमें हमारा जो भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता में से एक है संयुक्त परिवार की विशेषता। अर्थात भारतीय जो समाज है वह संयुक्त परिवार वाला ज्यादा होता है। अक्सर आप देखोगे पाओगे कि हमारे देश में गांव गांव की हम जब बात करते हैं तो बड़े बड़े परिवार थे। 2 से ज्यादा पीढ़ी के परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे रहते। वही लगा कथन भाई हम संयुक्त परिवार के थे। मैं पूरा डिटेल से बताऊं संयुक्त परिवार एकल परिवार का होते, परिवार के बारे में जब हम पढ़बो आगे तो पूरा डिटेल से पढ़बो, ठीक है।
विविधता में एकता की भावना होती है। देखो विविध, सब अलग अलग है लेकिन सब एक रथे, है ना। अनेकता में एकता वही चीज है। तो ये भारतीय समाज की क्या है मेरे दोस्तों, विशेषता है। अब हमने कहा परिवार, चलो तो भाई वही चीज आ गई ना, परिवार के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं कि आखिर परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होती है। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय समाज में परिवार कैसे कैसे होता है, किस प्रकार के परिवार भारतीय समाज में देखने को मिलता है, पाया जाता है। चलो परिवार देखो, व्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवन में परिवार का होना महत्वपूर्ण है। भाई मैं भी अगर देख, आप एक व्यक्ति या एक इंसान आ और बिना परिवार के रह सकिया का, चल तो जंगल में छोड़ दहा, रह जाबे का, नहीं रह सका जी। काबर व्यक्ति परिवार में ही रहते और परिवार से बाहर नहीं रह सके, अर्थात कोई भी व्यक्ति परिवार एवं समाज से अलग नहीं रह सकता। अक्सर आप देखोगे ना कि जैसे कुछ गलती कर दी कोई व्यक्ति है समाज के, है ना, तो ओला समाज से बाहर कर देथन, खाना पीना बंद, उठना बैठना बंद, सामाजिक रीति रिवाज में ओला आना जाना बंद, ओकर मुंह कान सुखा जाते। कोशिश करते मोला मिला लो समाज में, मोला डांट जुर्माना जैसे भी लागी कहते ना भाई। तो क्यों, समाज से बाहर, समाज से परे, समाज से हट करके कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, समाज दोनों के जीवन में परिवार का होना जरूरी है, अर्थात व्यक्ति के लिए भी परिवार जरूरी है और समाज के लिए तो जरूरी है ही। क्यों, क्योंकि बहुत सारे परिवार मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। अब व्यक्ति के सामाजिक जीवन में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो परिवार क्या है, एक समुदाय है। अब यहां एक विशेष पॉइंट जिसको आपको ध्यान देना है वह है परिवार एक सामाजिक संस्था है। ये क्वेश्चन सीजी टेट आ चुका है भाई, सीजी टेट में। तो समाज जो है एक, देखो परिवार एक सामाजिक संस्था है, याद रखना क्या है, परिवार एक सामाजिक संस्था है, पहला प्रश्न। दूसरा यहां पर है समाज जो है जीवन की प्रथम पाठशाला, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला ना परिवार होता है, याद रखना। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार होता है और परिवार एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, आ रही है समझ में भाई। चलिए, तो दो चीजें हमने इसमें इंपॉर्टेंट रूप में जाना परिवार के बारे में। बच्चों की पहली पाठशाला है परिवार और यह एक सामाजिक संस्था है। नोट करके रखेंगे भाई इस पॉइंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब परिवार की विशेषता पर बात करें तो स्नेह की भावना पाई जाती है। भाई परिवार में मान लीजिए 12 सदस्य हैं तो 12 सदस्यों में प्यार रहेगा, स्नेह की भावना रहेगी, है ना, सहयोग करेंगे एक दूसरे का, कुछ भी हो गया तो करते हैं कि नहीं भाई, परिवार के सदस्य है, काबर नहीं करी जी मदद। सहिष्णुता की भावना रहती है, सेवा की भावना रहती है, अनुशासन रहता है। क्योंकि जब बड़े समाज की बात होती है ना, भारतीय समाज की जब बात होती है, भारतीय परिवार की जब बात होती है, संयुक्त परिवार की जब बात होती है तो एक मुखिया होता है बड़े परिवार में और वही मुखिया पूरे घर पर कंट्रोल करता है, अर्थात उस परिवार को अनुशासित करके रखने का काम ही संयुक्त परिवार में एक मुखिया का होता है। ठीक है ना। आज्ञाकारिता की भी जो क्वालिटी है समाज में देखने को, परिवार में देखने को मिलता है मित्रों। ठीक है, चलिए परिवार के प्रकार पर बात करें। दो प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के परिवार रहते हैं भारत में। भारतीय समाज की बात करूं तो हमारे देश में 2 प्रकार के परिवार हैं भारत में। एक तो एकल परिवार भी हमको देखने को मिलता है और एक है संयुक्त परिवार भी हमको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे, इन दोनों की परिभाषा को समझना है। टू द पॉइंट डायरेक्ट जो है इसके इन्हीं पॉइंट को पूछेगा एग्जाम में। तो देखो एकल परिवार है क्या चीज, तो जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, चाहे वो 5 रहे चाहे 10 रहे लड़का, है ना, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एकल परिवार कहलाता है। समझ रहे हो, अर्थात माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एकल परिवार है। ठीक है, उन्हीं से बनता है एकल परिवार। दिमाग में बैठा लो भाई। संयुक्त परिवार को समझो तो संयुक्त परिवार में 2 या
3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ जब रहते हैं तो संयुक्त परिवार कहलाते हैं। अर्थात 2 या 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, ठीक है, ये संयुक्त परिवार है मेरे दोस्तों। अब एकल परिवार को अभी हमने जाना, जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं। परिवार की सबसे छोटी इकाई होती है एकल परिवार, ठीक है। एकल परिवार में कुछ विशेषता भी है एकल परिवार की, उसको भी देखिए। तो व्यक्तित्व के विकास का मतलब परिवार छोटा है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास को, उनके विकास का उनको अवसर मिलता है। लड़ाई झगड़ा कम होता है, छोटा परिवार रहता है तो, है ना भाई, कलह की भावना नहीं होती। और बड़े परिवार रहते तो कुछ न कुछ में हिचका पारी होता है ना। इसलिए छोटे परिवार में झगड़े की संभावना कम रहती है, कुरीति का अभाव रहता है, आलस्य का भी अभाव रहता है। छोटे फैमिली है, अब बड़े जन, अब 10-12 जन है मान ले, कहूं न कहूं तो बुता करते चले बैठे रहा, आलसीपन आ जाते, है ना। लेकिन छोटे परिवार में ये नहीं रहता। ये एकल परिवार की विशेषता हो गई। संयुक्त परिवार क्या है? तो इसमें 2 या 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, ठीक है। अक्सर हमारे देश में, अर्थात हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां पर संयुक्त परिवार ज्यादा देखने को मिलता है। अब संयुक्त परिवार की क्या विशेषता हो गई? तो श्रम विभाजन की सुविधा रहती है संयुक्त परिवार में। अर्थात कोई भी काम होता है तो वहां बहुत जन सदस्य है तो छोटे छोटे वो काम बांट लेते और जल्दी हो जाते वो काम, है ना। आदर्श नागरिक गुणों का भी विकास संयुक्त परिवार में देखने को मिलता है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक बचत भी होती है। अब मान ले 3 पीढ़ी के सदस्य है, जरा अगर ओइले एकल परिवार बनाबो तो वह 3 ठन चूल्हा जलही, और वह संयुक्त परिवार रही था 1-1 ठन चूल्हा जलही, तो ओमा पैसा के भी बचत होते, है ना। तो ओइले आर्थिक बचत कथन अबर संयुक्त परिवार है 3 ठन, अब 3 ठन भाई चूल्हा जलही, 3 जन साग रांधी। मान ले संयुक्त परिवार में 500 के साग लेते रहें, अब एकल परिवार में 200-300 भी लेथन तो 600-700 हो गए, है ना। मतलब खर्चा भी ज्यादा होते कामा एकल परिवार में, लेकिन संयुक्त परिवार में खर्चा भी कम होते, ठीक है। अब परिवार के प्रकार पर बात करते हैं। चलो देखो भाई, वंश के आधार पर बात करूं तो एक तो है पितृवंशी और एक है मातृवंशी। अर्थात जब पिता का वंश आगे बढ़ता है उसको पितृवंशी परिवार बोलते हैं, और जब माता का वंश आगे बढ़ता है तो उसको मातृवंशी परिवार बोलते हैं। विवाह के आधार पर भी परिवार के, तो एक तो है एक विवाह परिवार, दूसरा है बहुविवाह परिवार, तीसरा है बहुपति विवाह परिवार, और चौथा है समूह विवाही परिवार। ये विवाह के आधार पर। आगे बात करूं आकार के आधार पर, तो व्यक्तिगत परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या मिश्रित परिवार, ये आकार के आधार पर परिवार के प्रकार है। आगे बात करते हैं, देखो अधिकार व सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। तो अब अधिकार एक तो है मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। इसको कैसे समझे? अधिकार या सत्ता, कई जन कहते ना डौकी सियाने का, ऐसे कथे डौकी सियानो है गदा, वह मातृसत्तात्मक परिवार है। और अक्सर आप मन देखिए ना, वो टीवी में सीरियल आते थे एकदम नावा नावा मन सुंदर, और बहुत सारा सीरियल आप मतलब देखे बर मिलते। अभी कब तक अभी सीरियल बने है ना, दहेज दासी। अब दहेज दासी सीरियल, मन सुंदर सीरियल, कुछ भी सीरियल है तो ओमा कौन है भाई? मातृसत्तात्मक, मतलब जैसे दहेज दासी तो ओमा के मेन एक जन मुखिया है, वो लेडी से मन सुंदर का बहुत सारा सीरियल ना, इसलिए हमारा देखे बर मिलते। भाई मैं तो झलक देखे हूँ, घर में चलते वही मैं आप मतलब बताए हूँ, है ना। तो ये मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक, ये 2 तरह से होते हैं। अब निवास के आधार पर बात करें तो पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार और नव स्थानीय परिवार, ये निवास के आधार पर कैसे है मैं इसको भी समझाता हूं। देखो पितृस्थान, जैसे भाई जे जगह हमार पिताजी रहीस तई जगह हमन रहथन तो वो पितृस्थानीय परिवार बन गए। मातृस्थानीय, जैसे माँ के भाई नैरी से, मतलब मामा मन नैरी से, तो हमन माँ के मैके में चल के रहथन, काबर कोई नरी से
जतका संपत्ति हम माँ के नाम में होगी, है ना, इकलौती री से मान ले ता अब उहल हमन जाके बस गए और रह गए तो वह मात्र स्थानीय परिवार कहला गए। और नव स्थानीय जैसे थोकन बढ़िया परिवार हा सुधार जाते, गरीबी दूर हो जाते, नौकरी चाकरी पा जाते तो गाँव ला छोड़ के शहर में रहबो कथे, बड़े बड़े जगह में रहबो कथे ताकि लोग लइका ला पढ़ा सके, बढ़िया चिकित्सा वा के सुविधा मिल सके। ओमा नया स्थान में फिर जाके रहते तो वह नव स्थानीय परिवार कहलाता है। तो ये निवास के आधार पर भी परिवार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, अब संबंध के आधार पर भी इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो एक तो है समान रक्त परिवार और दूसरा है सहयोगी। अब समान रक्त मतलब एक ही खून वाला, और सहयोगी परिवार मतलब एक खून से नहीं रहे लेकिन इतना घनिष्ठता चलते, मित मितान सफा घर बराबर चलते। तो ये 2 प्रकार के परिवार संबंध के आधार पर ना, ये हमारे देश की मैं बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं विवाह क्या होता है। तो विवाह को जाने क्या होता है। विवाह भी एक प्रकार की संस्था है। विवाह क्या है, एक संस्था है और जिसका शाब्दिक अर्थ उद्वह होता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उद्वह। इसका सामान्य अर्थ वधू को वर के घर से ले जाना। देखो भाई, वधू को वर के घर ले जाना, घर से नहीं ना, घर ले जाना मतलब ब्याह करके हमन कन्या ला लेके आता ना भाई हमारे घर में, तो यही विवाह है। और विवाह यही क्या है, उद्वह है। अर्थात उद्वह का अर्थ है वधू को वर के घर ले आना ही उद्वह है। ठीक है, और जब शादी होती है या विवाह होता है तो विवाह के बाद मनुष्य क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और संतान उत्पन्न करके वह वंश को आगे बढ़ाता है। ठीक है भाई, वेस्टर्न ने विवाह को परिभाषित किया। देखो, विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार, देखो विवाह की जड़ परिवार से है। ठीक है, वेस्टर्न ने कही है। विवाह के उद्देश्य भी बताए हैं। मार्डोक ने 3 उद्देश्य बताया, अलग अलग उद्देश्य बताए हैं, खैर इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। विवाह की परिभाषा, 1-2 परिभाषा है, उसको आप समझ लीजिए। लूसी मेयर ने क्या कहा कि विवाह एक ऐसा योग है जिससे उत्पन्न संतान माता पिता की वैध संतान कहलाता है। भाई शादी ब्याह हो गए और शादी ब्याह होए के बाद में जो संतान उत्पन्न होते ओला वैध संतान अर्थात कानूनन रूप से, सामाजिक रूप से मान्य संतान माना गया है ना। और अमान्य संतान जैसे पांडव मां काकर कर्ण शादी के पहली हो गई से, तो वह अमान्य संतान से ओकरे में चुपे चुपोला ढेल देरी से, है ना, तरिया में पानी में बुहा देरी से, तो ये अमान्य संतान थी। ठीक है, HR रिवर्स ने क्या कहा विवाह को लेकर, तो विवाह यौन संबंधों के नियमन की एक व्यवस्था है। दोनों कथनों को याद रखेंगे। थर्ड एक और कथन देख लीजिए। विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। ओगार्ट्स ने कहा है कि स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था का नाम है विवाह। अगर प्रश्न आया विवाह क्या है, एक संस्था है, यह भी एक सामाजिक ही संस्था है भाई, परिवार की तरह। ठीक है, अब विवाह के 2 नियम हैं। क्या, एक तो अंतर विवाह अर्थात अपने ही गोत्र या जाति से विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है और इसको 1948 में मान्यता मिली है। और ये कौन से जाति में अक्सर देखने को मिलता है, तो टोडा जाति के जो लोग अर्थात टोडा जनजाति के लोग भारत में, तारथारा रोल, तिवालियल, राजस्थान में भेल जनजाति, तो ये सभी जो है अंतर विवाह करते हैं। वैसे ही बहिर्विवाह मतलब बाहर अपने जाति से, अपनी ही जाति समूह गोत्र को छोड़ करके जब विवाह किया जाता है तो उसको बहिर्विवाह कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के विवाह बताया गया है। ठीक है, अब विवाह के प्रकार की बात करूं तो एक तो है बहुपति विवाह, दूसरा बहुपत्नी विवाह, तीसरा है द्विपत्नी विवाह और चौथा है समूह विवाह।
थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा नहीं। देखो, विवाह के प्रकार 4। बहुपति विवाह, मतलब इसमें भाई और भाई नहीं, मतलब बहुपति विवाह। और ये किसमें पाया जाता है? कोटा या टोंडा जाति में पाया जाता है। अर्थात एक स्त्री रहती है, एक नारी के कई पतियां रहते हैं, उसी को बोलते हैं बहुपति विवाह। जैसे पांडवों के वंशज, जितने भी पांडवों के वंशज है ना, उसमें बहुपति विवाह पाया गया है। ठीक है। वैसे ही बहुपत्नी विवाह, अर्थात जो एक से अधिक पत्नी रखते हैं, सीमित बहु, असीमित बहु, एक से अधिक पत्नी हो, 2-3 पत्नी हो, वो बहुपत्नी विवाह। लेकिन कुछ विवाह अब अमान्य कर दिया गया भाई, है ना। अब द्विपत्नी विवाह, देखो जिनके 2 पत्नी हो, अर्थात 2 पत्नियों से जब विवाह की जाती है तो एस्किमो में, अर्थात एस्किमो जनजाति में ये विवाह पाया जाता है। ऐसे ही समूह विवाह, ऑस्ट्रेलिया के डेयरी जनजाति में ये समूह विवाह पाया गया है। तो ये इस तरह से विवाह के प्रकार हैं। लेकिन हम बात करते हैं हिंदू विवाह की। तो हिंदू विवाह एक संस्कार है दोस्तों। यह एक संस्कार है जिसमें बोला जाता है कि उनके साथ 7 जन्मों तक रहना है और उसके रहते किसी अन्य से शादी नहीं किया जा सकता। एक पत्नी की रहते यदि वह दूसरी पत्नी से शादी, दूसरी औरत से, दूसरी लड़की से यदि शादी करता है तो वह अमान्य है हिंदू धर्म में। ठीक है। अब पीएन प्रभु और केएन कपाड़िया ने क्या कहा है विवाह को लेकर, हिंदू विवाह को लेकर, कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। क्या है भाई? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है। अब हिंदू विवाह में भी बहुत सारे प्रकार है ना, जैसे ब्रह्म विवाह, जिसे ब्राह्मण विवाह कहते हैं। हम अक्सर ब्राह्मण विवाह करथन, तो हम जानते हैं, है ना। तो ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, कथन ना आपन सुने हुई है। बावहन बिहा और ढेढ़ा बिहा कथे, एला हमन ज्यादा जानथन, हमार बोल चाल में मैं बोलता हूँ, है ना। एक होता है आदिवासी भाइयों का भी विवाह होता है, जिसको आदिवासी विवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारी प्रथाएं भी हैं, मतलब प्रथा नहीं कह सकते, कई तरीके का विवाह होता है। जैसे विनिमय, इसे दूध लोटवा विवाह भी कहते हैं। गौड़ जनजाति में अक्सर ये देखने को मिलता है। इसमें लड़के लड़कियों का, इसमें एक दूसरे के लड़के लड़कियों का विवाह करते हैं। गुरावट, इस विवाह को गुरावट भी अक्सर कह देते हैं और आटा साटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। विधवा विवाह, धारू जाति के लोग इसे चुटकुटा कहते हैं। ठीक है। वैसे ही हरण विवाह, ये अक्सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इसे अपर टिपी के नाम से जाना जाता है। ये नागा, भील, गोड़, संथाल जैसे जनजाति में ये जो विवाह है देखने को मिलता है, जिसमें लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है। यह एक रस्म है, हरण करना, किडनैप करना सुनने में भी हंसी आती है ना, लेकिन होता है भाई ये चीज। हठ विवाह, हठ मतलब जिद। तो इस विवाह में घुसपैठ, अनादर, निबोल भी बोलते हैं। वर वधु के घर में चली जाती है। यह हो थारू ओराव जनजाति में पाया जाता है, अर्थात लड़का जो है लड़की पक्ष के घर में चला जाता है विवाह करने के लिए। ये हठ विवाह है। वैसे ही परीक्षा विवाह भी होता है। वर की परीक्षा ली जाती है और फिर पास होने पर विवाह किया जाता है। ये गधेड़ो, गोल, लुइया लुइया भी इसको बोला जाता है। भील जनजाति में ये पाया जाता है। सटमती अर्थात सह पलायन विवाह, एक प्रकार की यह प्रेम विवाह है जो राजी खुशी से किया जाता है। बिहार में ये हो जनजाति में, राजस्थान के भील जनजाति में ये अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं अब महिलाओं की स्थिति पर। इसमें थोड़ा सा ही चर्चा है, ज्यादा चर्चा नहीं है। वर्तमान में नारी का क्या स्थान है? आजकल मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो वर्तमान में ठीक है, अक्सर आप देखोगे, अगर आप मन बीएड या डीएड करे हुई है या करत हुई है तो मैं आप मन ला बता दूं,
लड़का ले ज़्यादा लड़की मन पढ़ते। 100 सीटें ना डाइट में, मान ले सरकारी में डाइट में 100 सीटें, 80-90 जन तो पूरा लड़की देखे बार मिली, 10-15 जन लड़का रहते का। आजकल यही स्थिति है वर्तमान में नारी के स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लड़कियां अब स्कूल जा रही हैं, है ना, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने जाती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी कर रहे हैं, है ना। ये कानूनन शादी के लिए बालिग होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो विवाह के लिए उम्र सीमा भी तय कर दी गई, मतलब लड़कियों को समान दर्जा अब दिया गया है। विधवा विवाह भी कर सकते हैं, विधवा है दोबारा शादी भी कर सकते हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट भी डाल सकती हैं। कितना बदलाव हो गया है ना समाज में, चुनाव भी लड़ सकते हैं। और प्राचीन समय में क्या स्थान था नारी का, 200 साल पहले की BC 200 ईयर BC की बात करें, बिफोर, है ना, तो 200 साल पहले की हालात बहुत अलग थी। छोटे छोटे उम्र में शादी कर दी जाती थी, अर्थात जिस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में शादी कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। पहले समय में एक पुरुष है 2-3 स्त्रियां रखते थे। कुछ भागों में तो पति के चिता में, देखो कुछ भागों में क्या है, पति खत्म हो गया, पत्नी को ही जो है चिता में जला दिया जाता था, ठीक है, सती प्रथा जिसको नाम दिया गया है। और सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय ने किया था, जान रहे हैं ना। तो ये पुराने समय की स्थिति थी। शिक्षा तो बिल्कुल महिलाओं से दूर ही हो गई थी, लेकिन आज बदलाव हो रहे हैं। परिवर्तन की दिशा में आज कदम उठाए जा रहे हैं। 19वीं सदी के शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाज और मान्यताओं में बदलाव हुआ, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला और आज किताबों में, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में स्त्री के उन्नति, स्त्री के शिक्षा, स्त्री के अच्छे शिखर पर पहुंचने की जय जयकार जो है आज समाज में हो रही है। तो ये आज की स्थिति है। इसके अलावा विधवाओं की स्थिति की बात करें, जिंदगी में बदलाव भी लाने की जो कोशिश है, अर्थात जो कम उम्र में आज विधवा हो जाते हैं उनके लिए भी जो है मुहिम चलाया जाता है शासन प्रशासन की तरफ से। सती प्रथा का भी अंत किया गया, जो कि आज के समय में दूसरा विवाह भी कर सकते हैं। 19वीं सदी में शिक्षा की बात करें तो बहुत सारे समाज सुधारकों ने महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए शिक्षा को, अर्थात नारी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। और कलकत्ता में विद्यासागर, बंबई में अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले। जैसे पंजाब आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र में, तो ये प्रमुख है जो कि लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए आज बहुत प्रयास किया जाने लगा है। तो ये महिला शिक्षा है जिसको आज की, अर्थात वर्तमान समय में आज पुरुष से भी आगे हैं। जब आप 10वीं 12वीं के टॉप 10 देखोगे तो बेटियां आगे आ रही हैं। जब आप नीट के एग्जाम में चयन की बात करेंगे, जब आप इंजीनियरिंग के एग्जाम में चयन की बात करेंगे, जब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन की बात करेंगे, तो पुरुषों से ज्यादा, लड़कों से ज्यादा बेटियां चयन होती हैं। और बेटियों की जो मेरिट लिस्ट में नाम ज्यादा आता है, क्यों? वो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और माता पिता भी इस बात को समझ रहे हैं कि बेटियां अगर बाहर भी रहे तो अपने पैरों में खड़ा हो सके, ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, वह आत्मनिर्भर हो सके। यदि उसके सामने किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आई तो वह स्वयं उस परिस्थिति से लड़ सके। इसके लिए स्त्री की शिक्षा बहुत जरूरी है मित्रों। और यदि आप माता पिता हैं तो आप कभी भी लड़कों से ज्यादा आप अपने बेटियों को पढ़ाना, क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी तो कई पीढ़ी सुधरती हैं। याद रखना, यदि एक लड़का शिक्षित होगा तो एक ही पीढ़ी को सुधारेगा, लेकिन यदि एक लड़की शिक्षित होगी तो ससुराल को भी सुधारेगी और वो मायके को भी सुधारती है।
ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। आज की क्लास को, आज की सेशन को हम यही समाप्त करते हैं साथियों। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर करेंगे। बिल्कुल निःशुल्क में रेगुलर वीडियोस आप सभी के लिए आएंगी। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के प्रतिदिन आप अपडेट लेते रहें। चाहे आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो या आने वाले शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल निःशुल्क वीडियो सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप सभी मित्रों के लिए प्रोवाइड कराता रहेगा। और हमारा उद्देश्य है मित्रों कि आप तक जो है शिक्षा पहुंचे, हर घर शिक्षा पहुंचाना सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है और हमेशा हमारी कोशिश जारी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।